अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज नौशवा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं यूएई में एक्सपर्ट हूँ, काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ। है कि मैं अक्सर यूएई के वीज़ा कंडीशन पे, सिचुएशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ कि क्या रिजेक्शंस के रीजंस हो सकते हैं, क्या वीज़ा क्राइसिस क्यों इस तरीके से बन गया प्रॉपर, क्या रीज़न से। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया, आप प्लीज़ उनको भी वीडियोस को देखिएगा जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द करंट सिचुएशन दैट वी आर फेसिंग, नॉट एज अ पाकिस्तानी एक्सपर्ट बट एज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जो हमारे मुल्क में रहते हैं और जिनको वीज़ा इशू नहीं हो पा रहे हैं या टाइमली इशू नहीं हो रही हैं या फिर उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, चैलेंजेस फेस हो रही हैं। तो दोस्तों मैं फर्स्ट हैंड इसका एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली मैंने किया। आज से 3 महीने पहले मैंने सऊदी के लिए मल्टीपल विजिट वीज़ा अप्लाई किया था जो कि यूएई के रेजिडेंट्स या जीसीसी के रेजिडेंट्स को अलाउड है। उस वीज़ा को नॉर्मली ये होता है कि 2 मिनट में उनका अपना वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि 1.5 मिनट में वो इशू कर देते हैं वीज़ा और उनका प्रोसेसिंग टाइम बहुत क्विक है। तो मैंने जब अप्लाई किया अपना तो वो उस पर एक रिमार्क आया सेंड टू एम्बेसी। मैंने कहा शायद कोई ग्लिप होगा, कोई ग्लिच होगा, कोई प्रॉब्लम होगी। खैर मैंने कहा कल तक आई जाएगा वीज़ा, क्योंकि नॉर्मली इतना टाइम लगता है। मैंने ओमान का वीज़ा जब अप्लाई किया था 2 दिन लगे थे उसमें, वीज़ा के बाद अप्रूवल आ गई थी। तो मैंने कहा ठीक है, यूएई का मैं रेजिडेंट हूँ, सारी रिक्वेस्ट ऑफ कोर्स आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है, यूएई की अकामा वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आप अपलोड करते हो। तो दोस्तों लेकिन अगले दिन जब मैं उठा तो वो मेरी रिजेक्शन आई हुई थी सऊदी मल्टीपल विजिट वीज़ा की। मैं बहुत शौक था। मैंने कहा यार मेरे क्योंकि यहाँ पे क्लोज कुलीग्स जो हैं ऑफिस के और जानने वाले भी यहाँ पे पाकिस्तान से जो बिलोंग करते हैं वो उनको मल्टीपल विजिट वीज़ा भी मिलते रहे और उनको मिला, कोई ऐसा नहीं होता। उन्होंने आज से कुछ 6 महीने पहले, किसी ने 8 महीने पहले अप्लाई किया हुआ था तो कोई इशू नहीं था, उनको मिल गए थे। मैंने कहा चलो शायद कोई प्रॉब्लम होगी, मैं उम्रा करना चाह रहा था तो मैंने कहा शायद कोई प्रॉब्लम होगी, 1 आध महीने बाद ट्राई मारते हैं। मैंने रिसेंटली 2 महीने बाद उसके बाद उस रिजेक्शन के 2 महीने बाद फिर से अप्लाई किया एंड सेम चीज़ मेरे साथ फिर से हुई। तो 2-3 दिन बाद, इस दफ़ा उन्होंने शायद 2 दिन लिए, 2 दिन बाद उन्होंने फिर रिजेक्शन भेज दी मुझे। सो दोस्तों फिर मैंने इसके बारे में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना शुरू किया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर मुझे कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स नज़र आए जिसमें मैंने देखा कि सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बोला है कि आप अपने स्टॉप सेंडिंग बैगर्स टू आवर कंट्री। एक आर्टिकल मैं आपको भी दिखाता भी हूँ, कुछ इसमें लगाऊंगा भी कि 4000 पासपोर्ट्स उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दी। ज़्यादा लोगों को जो वो पकड़ते हैं ओवर स्टे की वजह से, या अगर वो बेगरी करते हुए बैग करते हुए लोगों को पकड़ते हैं तो मेजॉरिटी लोग वहाँ से 95-90% लोग पाकिस्तानी निकल के आते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है दोस्तों कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे अपनी मुल्क के लोग हैं, वो क्या होता है वो यहाँ पे आते हैं उम्रा वीज़ा पे सऊदी में या विजिट वीज़ा पे या किसी भी वीज़ा पे आते हैं, ओवर स्टे करते हैं। जब उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, जब तक वो पकड़े नहीं जाते, सेकेंडली आते उम्रे के लिए हैं, फिर उम्रे के साथ साथ वो वहीं पे भीख मांगने लग जाती हैं। दूसरे उम्रे के लोग, दूसरी कंट्री से जो लोग आए होते हैं उससे उन्होंने कमाई का ज़रिया बना लिया होता है अपना। तो इस चीज़ को, इस फैसिलिटी को जो कि जीसीसी में हमारे लिए बड़ी काम की थी हमेशा से, यूएई का वीज़ा बड़ा आसानी से मिलता था, सऊदी का वीज़ा बड़ा आसानी से मिल जाता था, उम्रा वीज़ा वगैरह में। तो इसको हम लोगों ने इतना ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ किया दोस्तों कि अब हम लोग खुद मतलब बैन होते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर हम खुद रिजेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें वीज़ाज़ इशू नहीं हो रही हैं, बगैर वीज़ा के हम जा नहीं सकते। जेन्युइन केसेस मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं वहाँ पर जाके खुदा न खासा कोई बैक करूँगा या फिर ओवर स्टे के लिए कोई करूँगा। दोस्तों ओवर द लॉन्ग रन हम लोगों ने अपनी रेप्यूट इतनी ख़राब कर दी है, और ख़ासतौर पर इन कंट्रीज़ में जिधर आपकी पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान से बाहर सबसे ज़्यादा अगर देखी जाए तो सऊदी में है, उसके बाद यूएई में है, फिर यूके में है। आपके पाकिस्तानी जो दुनिया भर में पाकिस्तान से बाहर कहीं अगर रहते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सऊदी और यूएई में रहते हैं। आपकी जीसीसी कंट्रीज़ में जो सबसे बड़ी 2 इकनॉमीज़ हैं उसमें रहते हैं। अब आप खुद सोचें कि अगर हमें यहाँ के वीज़ाज़ भी नहीं मिलेंगे तो फिर हमें कहाँ के वीज़ाज़ मिलेंगे। ऑलरेडी हमारा पासपोर्ट 4th वर्स्ट पासपोर्ट है दुनिया का। हमसे नीचे जो पासपोर्ट्स हैं अफ़गानिस्तान का, सीरिया का, ये वो इराक़ का, वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो मतलब वॉर रवेज कंट्रीज़ हैं, आपकी जंगी हुई हैं यहाँ पे, मतलब इकनॉमी शैटर्ड है, ख़त्म है। जो कंट्रीज़ इकनॉमिकली, मिलिट्रीली, फाइनेंशियली, हर डिफरेंट केपीआई में भी या डिफरेंट मैट्रिक्स में भी हमसे नीचे हैं, उसके बावजूद भी हमारी रैंकिंग पासपोर्ट की सबसे नीचे आती है। सबसे बड़ा मसला क्या होता है? ओवर स्टे, इलीगल ओवर स्टे का। पाकिस्तानी चाहे वो टर्की जाए, पाकिस्तानी चाहे वो जीसीसी जाए, पाकिस्तानी चाहे वो अमेरिका जाए, यूके जाए, कनाडा जाए, आप लोग जो है वहाँ से वापस जाने का नाम नहीं लेते हैं, ओवर स्टे करते हैं, इलीगल ओवर स्टे करते हैं। कितनी दफ़ा हम सुनते हैं कि कनाडा में फ़्लाइट्स अटेंडेंट्स जो है गायब हो गए हैं, वापस ही नहीं आए। पीआईए की फ़्लाइट गई, उधर से जो है कैबिन क्रू ही गायब हो गया। आपको इसी तरीके के इंस्टेंसेस अगर आप देखें तो डिफरेंट जगहों पे हैं। तो पाकिस्तान का एक इंप्रेशन ग्लोबली इतना ख़राब हो गया है कि यार यहाँ पे अगर इनको वीज़ा दिया जाएगा ये वापस ही नहीं जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि दुनिया भर में
ऑफ कोर्स 200 के करीब कंट्रीज़ हैं, आपकी सिर्फ वीज़ा के लिए उनको थोड़ी उनकी इकोनॉमी चलती है, दुनिया भर से लोग आते हैं। आप ये सोचें ज़रा कि क्यों दूसरे मुल्कों को प्रेफर किया जाता है हमारे पासपोर्ट के ऊपर। मैं एक वेल ट्रेवल्ड इंडिविजुअल हूँ, मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है टूरिज्म पर्पसेस के लिए, और मैं खुद बहुत मतलब बिलीव करता हूँ कि आपको घूमना फिरना चाहिए, क्योंकि आपको एक्सप्लोर करते हो, आप डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, आपको लर्निंग बढ़ती है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है। लेकिन अगर आपका वीज़ा ही ना मिले आपको और रिजेक्शन मिल जाए आपको, तो फिर आपको किस चीज़ की फिर हम लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। मैंने अपने पासपोर्ट में 5 से 6 मुल्क घूमा हूँ अभी तक मैं, उनमें से एक सऊदी भी है। अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफरेंट किया है, अपनी इकनॉमी को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा आगे लेके जा रहे हैं, और डिफरेंट अच्छी चीज़ें उसको राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब आपका वीज़ा ही नहीं लगेगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो मैंने पहले भी एक वीडियो ऐसी बनाई थी, मगर वो यूएई की स्पेसिफिक थी। अब मैं सऊदी के लिए वो कर रहा हूँ, क्योंकि देखें, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक जानने वाले थे जो बैंक में काम करते थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक बहुत बड़ा अकाउंट होल्डर था जिसके पास काफ़ी पैसे थे उनके बैंक में। जो वो खुद बैंकर जो थे, वो जब उम्रा करने गए तो उन्होंने देखा कि उम्र करके जब वो निकल रहे थे बाहर, तो उम्रा करके तो वहाँ पे भीख मांगते हुए नजर आया उनको वो अकाउंट होल्डर। उन्होंने बोला, यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने बोला, मेरा यही बिजनेस है, मैं यहाँ पे आता हूँ, हर साल भीख मांगता हूँ, पैसे कमाता हूँ, वापस आ जाता हूँ। तो आप सोचिए ज़रा, लोगों ने किस तरीके से एक ईजी टू, क्या बोलते हैं, ईजी टू मतलब ईज ऑफ अर्निंग या रैग्स टू रिचेस स्टोरी बनाई हुई है कि यार आप जो है वहाँ पे भीख मांगते हो, पैसे कमाते हो और यहाँ पे आ जाते हो। इलीगल है भीख मांगना यार जीसीसी कंट्रीज़ में। और खास तौर पर आप उम्रा करने गए हो, उसमें आप मतलब आपका अपना वो होता है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता, बिलीफ अपना सिस्टम होता है। लेकिन आप इस तरीके की चीज़ों से कुछ लोगों के, इंडिविजुअल्स की वजह से पूरी की पूरी कंट्री को इसका इम्पैक्ट होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल रूल्स हैं, वो उनके डेटा बेसिस है उनके पास। उन्होंने 90% बैगर्स पकड़े, उनको पता चला ये पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, पाकिस्तान से इस कंट्री, इस सिटी से बिलोंग करता है, उन्होंने उसको बैन पूरा कर दिया, ब्लॉक कर दिया उनको। अब इस तरीके की इश्यूज एंड चैलेंजेस जब हमें फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे रहते हो, आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो, अपना एक इमेज अच्छा रखते हो, एक परसेप्शन अपना बिल्ड करते हो अपनी कंट्री का, क्योंकि आप जब मुल्क से बाहर होते हो तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप उस ग्रीन पासपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो जो आपका कंट्री से बाहर है। लेकिन अगर इस तरीके की सिचुएशन होगी दोस्तों, तो फिर आगे हम क्या करेंगे। और फिर मैं यही कहूँगा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन रहता नहीं है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें ये इलीगल ओवरस्टेज, हमें ये भीख मांगना, ये क्राइम में ही आता है ऑफकोर्स, इलीगल ओवरस्टे, इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को इस पर रेगुलेशन बढ़ानी चाहिए, और हमें एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तानीज़ भी इस पर करना चाहिए। होता क्या है कि एजेंट्स आपके जो बैक होम बैठे हुए हैं, वो लाखों रुपए आपसे कमाएंगे, और आपको बोलेंगे हम आपको वीज़ा लगा के दे देंगे, आपने इतने पैसे देने, इस वीज़ा के थ्रू जो है ना आप वहाँ पहुँच जाओगे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो लोग यहाँ से लोन लेके, किसी से लोन अरेंज करके, अपनी फैमिली से, दोस्तों से लोन लेके जाते हैं, उस एजेंट को पैसे खिलाते हैं, वो एजेंट वीज़ा इशू करवाता है, वो वीज़ा लेके वहाँ पहुँचते हैं सऊदी में, वहाँ से भीख मांगते हैं, ओवर स्टे करते हैं, नौकरी तलाश करते हैं, उनको सुनहरा ख्वाब दिखाया होता है, वो पूरा होता नहीं है। भीख मांग के पैसे जमा करके जब अगर पकड़े जाते हैं तो डिपोर्ट हो जाती हैं, नहीं पकड़े जाते तो जब तक वो पैसे आ रहे हैं यहाँ से ट्रांसफ़र करते रहते हैं, चलता रहता है काम। इस तरीके की चीज़ों की वजह से आज हम लोग एक इतना बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली सऊदी एंड यूएई में, जो कि सबसे क्लोज कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान से, जो कि जिधर इतने सारे पाकिस्तानी रहते हैं, मगर प्रॉब्लम आ रही है हमारे लिए, हमारे पास प्रॉब्लम हो रहा है, हम चैलेंज फेस कर रहे हैं। सो आई होप थिंग्स गेट बेटर एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।